हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी जनरेटर से रिलेटेड कंटेंट कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं और एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हुए अब लॉसेस का लास्ट वीडियो में पढ़ा और पावर फ्लो डायग्राम इस वीडियो में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पावर फ्लो डायग्राम है डीसी जनरेटर का, वो डिफरेंट फ्रॉम डीसी मोटर होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है डीसी जनरेटर में और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है डीसी मोटर में। सिर्फ पावर फ्लो डिफरेंट होता है दोनों में। बाकी जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस, तो वो दोनों में सेम होते हैं। अब यहाँ पर मैं डीसी जनरेटर का पावर फ्लो समझा देती हूँ। तो डीसी जनरेटर में प्राइम मूवर से हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं, मैकेनिकल पावर देते हैं। इस मैकेनिकल पावर का कुछ हिस्सा आर्मेचर के घूमने की वजह से, रोटर के घूमने की वजह से फ्रिक्शनल और विंडेज लॉसेस के फॉर्म में लूज कर दिया जाता है। साथ में जो बियरिंग्स है शाफ्ट और रोटर के बीच की, वहाँ पर भी फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, कम्यूटेटर के वहाँ भी फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। तो इस फॉर्म में जो है कुछ पावर लूज कर दी जाती है। और इसके अलावा रोटर के घूमने की वजह से और फ्लक्स के एग्जिस्टेंस की वजह से हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस भी होते हैं, जिनको हम मैग्नेटिक लॉसेस कहते हैं। तो ये जो कुछ भी मैंने अभी बताया, फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस, फ्रिक्शन एट बेयरिंग एंड कम्यूटेटर सरफेस या मैग्नेटिक लॉसेस, ये सब कुछ ये सारे लॉसेस जो हो रहे हैं वो रोटर के रोटेशन की वजह से हो रहे हैं। तो इसलिए हम इनको रोटेशनल लॉसेस के अंडर में लेते हैं, जो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि रोटर को हम कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे होते हैं। बाकी बचे मतलब मैकेनिकल इनपुट जो भी आया, मैकेनिकल पावर जो भी आई, उसमें से पी रोटेशनल लॉसेस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी का जो पावर बचता है मैकेनिकल पावर, वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है आर्मेचर पर। कैसे ऑब्जर्व होता है या रियलाइज होता है आर्मेचर पर? क्योंकि आर्मेचर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो ईएआई इतनी इलेक्ट्रिकल पावर आर्मेचर पर मतलब सर्किट में नजर आती है, जो आगे आउटपुट तक फ्लो होती है और लोड को सप्लाई करती है। तो मैकेनिकल इनपुट में से पी रोटेशनल सब्ट्रैक्ट हुआ तो बाकी की बची हुई पावर इलेक्ट्रिकल पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसको मैं ईएआई यहाँ बोल रही हूँ। अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर आ गई, करंट बहने लगा, तो इसका मतलब जिस रास्ते से करंट बहेगा वहां पर कॉपर लॉसेस होंगे। और अगर करंट जैसे फील्ड वाइंडिंग में बह रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में बह रहा है, चाहे सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो, शंट फील्ड वाइंडिंग हो, या फिर सेपरेटली एक्साइटेड में डीसी एक्साइटेशन देते हैं फील्ड फ्लक्स डेवलप करने के लिए, तो आईएफ करंट बहता है, तो वहां भी करंट बहता है। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ कॉपर लॉसेस हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट बहने की वजह से? आर्मेचर के अक्रॉस कॉपर लॉसेस होते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस कॉपर लॉसेस होते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस कॉपर लॉसेस होते हैं, और अगर सेपरेटली एक्साइटेड है तो उसमें कॉपर लॉसेस होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, इनमें से कौन कौन से कॉपर लॉसेस हो रहे हैं वो टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं लॉस कॉपर लॉसेस में, और वो ईएआई में से सब्ट्रैक्ट होता है और बाकी की बची हुई इलेक्ट्रिकल पावर लोड के अक्रॉस अपीयर हो जाती है। और उस पावर की जो क्वांटिटी होगी वो VT इंटू IL से हम डिफाइन कर सकते हैं। VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज और लोड में से बहने वाला करंट IL। तो ये कंप्लीट पावर फ्लो डायग्राम है डीसी जनरेटर का। मतलब PI में से सब्ट्रैक्ट करो P रोटेशनल को, तो EAI इलेक्ट्रिकल पावर, जो मैकेनिकल पावर एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, वो PM इक्वल टू EAI होती है। फिर EAI में से सब्ट्रैक्ट कर दो जितने भी टाइप के कॉपर लॉसेस हो रहे हैं उन सबको, और बाकी की बची हुई जो होगी P0 जो होगा वो हो जाएगा आपका आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट। कई बार हम मतलब कॉपर लॉसेस में सारे कंसिडर ना भी करें तो थोड़े बहुत कॉपर लॉसेस, मतलब तो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट कॉपर लॉसेस है उनको हम कंसिडर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द जनरेटर, टाइप ऑफ द जनरेटर। और टर्मिनल पे हमें PO आउटपुट पावर मिल रही है, जो कि VT IL होती है। अब इतना मतलब मैकेनिकल इनपुट दिया, फिर इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला, फिर इलेक्ट्रिकल
जो आर्मेचर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर हो रही है, पावर अपीयर हो रही है और लोड तक कितनी पहुंच रही है। तो इतनी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पावर की वजह से, पावर ट्रांसफॉर्मेशंस और पावर अपीयरेंसेस की वजह से अलग अलग जगह पे हम डिफरेंट टाइप की पावर रियलाइज कर रहे हैं। तो इस पर बेस्ड डीसी जनरेटर में 3 टाइप की इफिशिएंसीज डिफाइंड है, एक मैकेनिकल इफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी और एक कमर्शियल इफिशिएंसी, जिसे हम मैकेनिकल पावर, यहाँ पर मैंने मैकेनिकल पावर इनपुट गलत लिखा हुआ है, उसे मैं करेक्शन कर दूंगी। तो 3 टाइप की इफिशिएंसी डिफाइंड है डीसी जनरेटर में, मैकेनिकल इफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी, कमर्शियल इफिशिएंसी या फिर ओवरऑल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी कौन सी होगी? जो मैकेनिकल इनपुट जा रहा है और उसमें से कितना इलेक्ट्रिकल आउटपुट आर्मेचर के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। तो इस पाथ पर पीआई से पीएम, मतलब मैकेनिकल इनपुट से ईएआई तक में जो भी इनपुट और आउटपुट का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट रेशियो मिलेगा, ये आपको मैकेनिकल इफिशिएंसी डिफाइन करता है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर मतलब ईएआई अपॉन मैकेनिकल पावर इनपुट मतलब पीआई, ये हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी कौन सी होगी? तो वो पीएम इक्वल टू ईएआई से पीओ तक का जो है ये पाथ डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी को। मतलब ईटा ई से डिफाइन कर रहे हैं तो वो ईटा ई हो जाएगा न्यूमरेटर में इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मतलब वीटीआई है, और डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर मतलब ईएआई, इस तरीके से। और कमर्शियल इफिशिएंसी जो होगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रिकल फाइनल आउटपुट अपॉन मैकेनिकल इनिशियल इनपुट, मतलब पीओ अपॉन पीआई जो होता है वो कमर्शियल इफिशिएंसी या ओवरऑल इफिशिएंसी होगी। और जब आप सारे रेशियोज को ऑब्जर्व करेंगे तो कमर्शियल इफिशिएंसी जो होती है वो मैकेनिकल इफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी का प्रोडक्ट होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर सम्स बताऊंगी और साथ में मैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी भी आपको डिफाइन करूंगी। पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, मशीन हो, स्टैटिक डिवाइस मतलब ट्रांसफार्मर हो, 3 टाइप के लॉसेस तो होते ही हैं। जो मैग्नेटिक लॉसेस मतलब कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस, या फिर कॉपर लॉसेस होते हैं। और अगर रोटेटरी पार्ट है तो फ्रिक्शनल और विंडेज लॉसेस भी होंगे। तो ये डिफाइंड है। अब आप किस टाइप की मशीन पर काम कर रहे हैं वहां पर आप अपने हिसाब से सारे लॉसेस को डिफाइन कर सकते हो और अपने हिसाब से फ्लो डायग्राम भी डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है किसी भी मशीन के लिए, किसी रोटेटरी मशीन या ट्रांसफार्मर के लिए इसको समझना। और साथ में इन्हीं लॉसेस में से हम कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस की बात करते हैं। तो अगर आपने पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग को अच्छे से समझा है तो आप बता सकते हैं कि कौन से कांस्टेंट होंगे और कौन से वेरिएबल होंगे। तो ये पूरी थ्योरी जो एग्जाम में आपको एज इट इज लिखनी रहती है शॉर्ट नोट के फॉर्म में, वो पावर फ्लो डायग्राम फॉर डीसी जनरेटर और डिफरेंट इफिशियंसीज है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी और जैसा कि अभी बताया मैं मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन भी बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। गुड लक टू यू। थैंक यू।